हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1, क्लास 10 लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 जो है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन नंबर 1 का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों ये जो चैप्टर है, सबसे पहले ब्रीफ में बात करें, इसके अंतर्गत आपके जो कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है ये, तो इस चैप्टर में से बोर्ड परीक्षा अगर बात करें 2023 यानी 2022-2023 की बात करें तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें से 5 नंबर की क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर है और 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पढ़ने वाले हैं। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी बंटवारा कर दिया गया है कि 1 नंबर का जो आपके क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव में। कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव वाला आएगा। ठीक है, यानी अवशब्द वाला आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन 1 नंबर का और आपके पूछा जाएगा वो आपके पूछा जा रहा है कि अति लघु ऋणात्मक, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन है अति लघु ऋणात्मक वाले, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके पूछा जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के हो जाएंगे और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। और ये इसमें भी एक दो क्वेश्चन और डाले रखा है। ठीक है, तो यानी कि 5 नंबर का ये आपके चैप्टर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस चैप्टर में से अब जो कि बोर्ड एग्जाम आ चुका है और अब हमें उसके अनुसार पढ़ना है, तो कैसे हम इसमें से क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम अभी क्योंकि 1-1.5 महीना रह रहा है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो सारी चीजों को अगर पढ़ने लग जाएंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। तो उसको शॉर्ट रिवीजन हम कैसे करें, तो जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका हम क्विक रिवीजन यानी कि प्रत्येक चैप्टर का आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए पढ़ने में। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना किसमें? रासायनिक परिवर्तन होना क्या किसमें? किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब किसी पदार्थ में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करें कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जैसे मान लो मैग्नीशियम की जो छड़ होती है, अगर इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि जैसे मान लो दानेदार जिंक के जो टुकड़े होते हैं, इनको जब हम H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो यहाँ पर ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी कि जिंक को जब हमने H2SO4 में डाला उसके अंदर तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम छड़ का जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं या जलाते हैं, इसको बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक को हमने H2SO4 में डाला तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, ये भी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो आई होप रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, इसके बाद है हमारे पास कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके लिए उसके संपन्न होने के लिए कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों का होना जरूरी है। भाई कौन कौन हम कैसे कह देंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हमने अभी तो कहा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें, वो रासायनिक, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होने के दौरान उसके अंदर क्या होता है ये अपने समझना है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्तें, संपन्न होने के लिए आवश्यक
प्रेक्षण, ठीक है, आवश्यक प्रेक्षण, या फिर आप इनको बोल सकते हो शर्तें। क्या बोल सकते हो? शर्तें कह सकते हैं, ठीक है। कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कौन कौन से प्रेक्षण होंगे या फिर शर्तें होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आ जाता है कि अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। जब किसी पदार्थ की अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। अवस्था का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई गैस उत्पन्न हो रही है, कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से वो गैस में चला गया, लिक्विड में चला गया। इस प्रकार से अगर किसी पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर जो प्रेक्षण है वो हम कह सकते हैं तापमान, टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पर कह देंगे कि गैस का निकलना, कोई गैस उत्पन्न हो रही है, गैस का निकलना हो सकता है। जैसे अपन ने जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। इसी प्रकार चौथा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। तो यानी कि ये चारों जो हैं, यानी अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कुछ प्रेक्षण हैं। इन आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इसमें रासायनिक समीकरण। ध्यान सुनना, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? क्या होती है रासायनिक समीकरण? तो हम किसे कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों, ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है हमारे पास। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों, कौन कौन बेटा? तत्वों या यौगिकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोला हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या फिर अणुसूत्रों, उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त जो समीकरण होगा उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो वापस रिपीट कर देते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होगी? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या फिर तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है, अब रासायनिक अभिकरण ने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण होगा। जैसे ZnH2SO4 और यहाँ पर बनेगा ZnSO4+H2, तो ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसमें याद रखना, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने भाग होंगे? दो। एक तो होता है अभिकारक, एक तो क्या होता है? अभिकारक, और दूसरा होता है उत्पाद। दूसरा क्या होता है? उत्पाद। एक तो अभिकारक होगा और एक होता है उत्पाद। अब अभिकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेते हैं और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। फलस्वरूप बनेंगे, तो यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो अभिकारक कहलाएंगे, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसके दो भाग, रासायनिक समीकरण जो होती है इसके दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ओके, आई होप समझ आई हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है बेटा, रासायनिक जो समीकरण है इसको दो प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण
इसको हम कितने प्रकार से लिखते हैं? रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होता है शब्दों के रूप में। किसके रूप में? शब्दों के रूप में, शब्दों के रूप में। और दूसरा होगा हमारे पास सूत्र के रूप में। कौन सा हो जाएगा? सूत्र के रूप में। एक तो शब्दों के रूप में लिखेंगे और एक कौन से रूप में लिखेंगे? सूत्र के रूप में। तो रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाएगा। किस किस के रूप में? शब्दों के रूप में और सूत्र के रूप में। अब शब्द के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको समीकरण के रूप में अगर अपन लिखें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की छड़ है। कौन है भाई साहब? मैग्नीशियम की छड़ है। इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे यानी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हमारे पास उत्पाद हो गया और ये दोनों अभिकारक हो गए। तो ये तो होगी हमारे शब्दों के रूप में। किसके रूप में हो गई? शब्दों के रूप में। शब्दों के रूप में हो गई, सूत्र के रूप में। अब इसी को हम अभी जैसे हमने कहा सूत्र के रूप में हम रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके लिखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख देंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई सूत्र के रूप में। सूत्र के रूप में रासायनिक समीकरण, सूत्र के रूप में। ठीक है, सूत्र रूप में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यानी कि रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाएगा, शब्दों के रूप में और सूत्र के रूप में। शब्दों के रूप में हमने कहा कि केवल शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर केवल हमने क्या कर दिया? सूत्रों का उपयोग कर दिया कि मैग्नीशियम के लिए Mg लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा? अगला टॉपिक होगा अपन का रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार की अगर अपन बात करें तो रासायनिक समीकरण जो है ये दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होगी। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। नंबर एक पे संतुलित समीकरण। कौन सी? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण बैलेंस इक्वेशन। और दूसरी होगी असंतुलित समीकरण। दूसरी असंतुलित समीकरण हो जाएगी। पहली होगी संतुलित समीकरण और दूसरी हो जाएगी असंतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण क्या होती है? कि ऐसी समीकरण, ध्यान सुनना, ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों यानी अभिकारक, यानी देखो एक तरफ होते हैं अभिकारक। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख देता हूं, जैसे Mg+O2 और रिएक्शन हो रही है MgO बन रहा है। ठीक है। अब देखो इस समीकरण में अगर अपन देखें तो इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है। इसका मतलब इधर अभिकारक, ये तो है अभिकारक और ये कौन है हमारे पास? ये है उत्पाद। क्या दोनों तरफ परमाणु समान है? नहीं है। तो ये होगी हमारी असंतुलित समीकरण। क्या हो जाएगी? असंतुलित समीकरण हो जाएगी। ये हमारी असंतुलित समीकरण हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे C+O2 और बन रहा है CO2, तो यहां पर देखें कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर भी ऑक्सीजन दो है। इसका मतलब ये हमारी संतुलित समीकरण है। कौन सी है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। और आई हो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु है इनकी जो संख्या होगी वो समान होती है। संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? कि ऐसी रासायनिक या ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। तो उसे हम कहते हैं संतुलित समीकरण। और यदि दोनों ही ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या अगर असमान है तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। ठीक है। तो आई होप अच्छी तरह से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सुनो ध्यान से। अब देखो
बात आती है कि जो हमारे पास रासायनिक समीकरण होती हैं, रासायनिक समीकरण अभी हमने पढ़ा है कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतुलित समीकरण और एक होती है असंतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण में तो भाई उसको तो संतुलित है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। असंतुलित जो समीकरण होती है उसको हमें संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। जिस असंतुलित समीकरण होती है उसको हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। तो उसको संतुलित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं और उस विधि का नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, और उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी है? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि हिट एंड ट्रायल विधि जो है, हिट एंड ट्रायल विधि ये क्या काम करती है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का काम करती है। या रासायनिक समीकरणों किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी ना, ध्यान सुन लेना, रासायनिक अभिक्रियाएं ये 10 प्रकार की पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। कितने? रासायनिक अभिक्रिया 10 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? नंबर 1 पे होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे बेटा संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन। अब इसमें क्या होता है? C+O2 क्या बनाएगा? CO2। यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे और एक नया पदार्थ, दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहे, इसका मतलब ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी दो पदार्थ मिल रहे एक नया पदार्थ बना रहे तो संयोजन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार दूसरा H2 व O2 से, H2 व O2 से जल का निर्माण। H2 व O2 से किसका निर्माण? जल का निर्माण। तो H2+O2 अभिक्रिया होगी, बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर दो, यहाँ पर दो लगा दो। तो यहाँ पर दोनों दो पदार्थ भाग लेकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसका मतलब ये भी संयोजन अभिक्रिया होगी। और बात करें तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, या हम कह सकते हैं इसको भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना बनाएगा। तो ये भी हमारे पास एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो पदार्थ मिल रहे एक नया पदार्थ बना रहे। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर के दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि किसी को भी मिलने के लिए दो की जरूरत पड़ती है, अकेला कभी मिल नहीं सकता ना, गले पे मिलना है तो दो जन तो होना पड़ेगा। तो यानी कि दो पदार्थ मिल रहे हैं और दो पदार्थ मिलकर या फिर उससे ज्यादा मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो वहां पर होगी संयोजन अभिक्रिया। और आई होप संयोजन अभिक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर देखो एक छोटी सी चीज आपको मैं समझाऊं संयोजन अभिक्रिया के साथ ही, कि एक सूत्र आप याद रखना बेटा, संगमरमर का आपसे पूछा जाता है रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आप याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? तो क्या होता है कि जो भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ चूना, इसके विलेन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, याद रखना। तो ये क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और क्रिया करके बनाएगा CaCO3। क्या बना लेता है? CaCO3, साथ में H2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यानी कि भुजा हुआ चूना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इससे क्या होता है? दीवारों पर जो है वो चमक आ जाती है, यानी कि जब हम खुदाई करते हैं तो चमकीली हो जाती है। तो क्यों होती है? इसी के कारण होती है। ठीक है, ओके।
तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आप याद रख लेना, आपसे पूछा जाए संगमरमर का रासायनिक नाम बताइए, तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा सा आगे सुनो। तो पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होगी, समझ में आई होगी। दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? अब देखो अभी संयोजन अभिक्रिया थी तो उसमें क्या हो रहा था कि एक पदार्थ, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे। अब वियोजन उसका उल्टा कर दो आप, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो उससे अधिक नए पदार्थ बना लेगा, वो वियोजन अभिक्रिया होगी। अब वियोजन अभिक्रिया जो है ये तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होगी। नंबर एक की अगर हम बात करें तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया पहली होगी। अब ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है, उष्मा द्वारा संपन्न होती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब इसको उष्मा दी जाती है ना तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित करने के लिए, तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए उष्मा हमने दी, तो ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या कहेगी, किसे कहेंगे कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी आती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O होता है, जल H2O होता है। अब जब आप इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये होगा H2 प्लस O2, इसमें विघटित होगा H2 प्लस O2 में ये विघटित हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि जल को विघटित, जल के अणुओं को विघटित करने के लिए आपको इसमें विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि जो विद्युत द्वारा संपन्न होते हैं, यानी जल का ऐसी अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जल का विघटित करना, जल को विघटित करने के लिए विद्युत प्रवाहित करते हैं। तीसरी आती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब किसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होगी उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या होगा Ag और Cl2 में विघटित हो जाएगा। Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। इसी प्रकार AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें भी आप क्या करो, सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करो, सूर्य का प्रकाश, तो ये भी क्या होगा Ag और Br2 में विघटित हो जाएगा, Br2 में विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है तीन प्रकार की होगी। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूट करके दो या उससे ज्यादा पदार्थ, नए पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तीन प्रकार की होगी, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो क्या उष्मा द्वारा संपन्न होगी उसमें वियोजन कहलाएगी। विद्युत वियोजन किसे कहेंगे जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है। प्रकाशीय वियोजन ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि किसी को भी तोड़ने के लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना ऊर्जा के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यानी कि उनको विघटित करने के लिए आपको या तो विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी, या उष्मा देनी पड़ेगी, या प्रकाश ग्रहण, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जो हमारे पास AgBr होता है, AgBr, इसका उपयोग आपको याद रखना है। क्या होता है, इसका उपयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आपसे पूछा जाए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है तो आपको बताना है AgBr का। इसका उपयोग होगा AgBr का उपयोग होता है। ओके, चलो अब तीसरी अभिक्रिया आ जाती है हमारे पास। तीसरी अभिक्रिया आती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी देखते हैं अभी। तो अब तीसरी अभिक्रिया जो हमारे पास आती है वो है उष्माक्षेपी। तीसरे नंबर पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अब क्या होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे जैसे प्राकृतिक गैस, जैसे नंबर 1 प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि प्राकृतिक गैस जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन कहते हैं, मेथेन कहते हैं। CH4 क्या होता है, CH4, ठीक है, सूत्र होता है इसका। तो प्राकृतिक गैस का दहन यानी CH4 प्लस O2 अभिक्रिया होगी CO2 प्लस H2O और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो यानी ये हमारे पास प्राकृतिक गैस का दहन की जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का दहन होना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है साहब, तो आप बताओगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरा आप कह सकते हो, दूसरी अभिक्रिया आप कह सकते हो श्वसन, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तीसरा उदाहरण आप बता सकते हो कि वनस्पति जो पदार्थ हैं, वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, क्या बनना, कंपोस्ट बनना, यानी खाद में परिवर्तन, कंपोस्ट बनना, ये भी क्या है, ये भी एक हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसे प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन और वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। अब नंबर 4 पे यह तो भी समझ में आ गई होगी। अब नंबर 4 पे आती है, नंबर 4 पे अब इसी की जस्ट उल्टी, इसी की जस्ट ऑपोजिट नंबर 4 पे आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी क्या होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है उन सब में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, उन सब में ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। जैसे CaCO3 जो है इसको विघटित करने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है वैसा, तो CaO प्लस CO2 बढ़ता है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार जो AgBr या AgCl जो है इसमें आप सूर्य का प्रकाश चाहिए तो ये विघटित हो जाएगा Ag प्लस Cl2, तो हम कह सकते हैं कि ये है हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। अब नंबर 5 पे हम आ जाते हैं और नंबर 5 पे है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 पे है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन है ना, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वैसे नाम से क्लियर हो रहा है, विस्थापन मतलब हटाना, विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ जो होता है वो दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे हमारे पास Zn+Cu यह अभिक्रिया, तो यहां पर आप क्या करते हैं, ये जो Zn होता है ये इस CuSO4 में से Cu को हटा देता है, तो ZnSO4+Cu हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार जैसे अगर अपन बात करें, दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्या नाम से Fe+CuSO4, तो यहां पर बनेगा FeSO4+Cu। एक और ले लेते हैं हम यहां पर कि Pb+Cu तो ये होगा यहां पर PbCl2+Cu। आप देखेंगे कि Zn ने Cu को हटाया, आयरन ने Cu को हटा दिया, लेड ने भी Cu को हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ
कि ये सारी की सारी जो हैं ये विस्थापन अभिक्रियाएं, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो एक पदार्थ होता है वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जो यौगिक है उससे क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, अब ये हटा क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये आप यहाँ पर याद रखना कि जिंक, आयरन और जो लेड है ये सब कॉपर से, जो कॉपर है ना अपना जिंक, आयरन, लेड, ये जो कॉपर है इससे अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, और अधिक अभिक्रियाशील होने का मतलब होता है इससे अधिक ताकतवर है, अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ये तीनों पदार्थ जिंक, आयरन और लेड कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, और शक्तिशाली एक को दूसरे से हटा सकता है, नहीं तो दमनीय कमजोर में जो हटा दे उसको। ठीक है, चलो जी, तो ये विस्थापन अभिक्रिया आयोग समझ में आई हो। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर इसको आयनों में तोड़े हम तो यहाँ पर बनेगा Na प्लस और SO4 माइनस 2। ठीक है, इसको भी अगर हम आयनों में तोड़ दें तो Ba प्लस 2 और Cl माइनस, तो अब ये तो इसके ये आयन है और इस वाले के ये आयन है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लस वाला जो है इस माइनस वाले के साथ, और ये इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस को ले जाता है, तो आयन को आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रही है, तो अब बनेगा यहां से सूत्र, क्योंकि NaCl के साथ, तो यहाँ पर NaCl और साथ में BaSO4 हमारा सूत्र बन गया। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर आयनों का क्या हो गया, लेन देन हो रही है, आयनों की लेन देन हो रही है, तो हम कहेंगे ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार आपको एक और उदाहरण समझा देते हैं। एक और उदाहरण की बात करें तो जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki। देखो, अब इसको भी अगर हम आयनों में तोड़ते हैं तो Pb प्लस 2 और NO3 माइनस, इसी प्रकार इधर वाला K प्लस और I माइनस, तो अब ये प्लस वाला इधर वाले माइनस को ले जाएगा और इधर वाला प्लस वाला इधर वाले माइनस को, तो यहाँ पर बनेगा PbI2 प्लस KNO3 हो जाएगा, KNO3। तो यहाँ पर भी आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होती है, यानी लेन देन होती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हम अगली जो हमारी अभिक्रिया है, नंबर 6 तक तो हो गए, नंबर 7 अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका, अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक बात याद रखना कि जो अवक्षेप होता है जल में विलय नहीं होता है, जल में विलय नहीं होता है, मतलब घुलता नहीं है। अवक्षेप जल में विलय नहीं होता मतलब घुलता नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब मिलाते हैं, ध्यान रखना, सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा हमारे पास। बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप कह सकते हो आप, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, और साथ में यहाँ पर बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl।
तो यानी कि सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ये जल में घुलता नहीं है, याद रखना। इनकी अवस्था लिखना चाहो तो लिख देना। यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस फॉर्म में आता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और लिख देते हैं कि लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, तो इसको जब हम पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म यानी कि दोनों विलीनों को जब हमने आपस में मिलाया तो यहां पर बनेगा PbI2, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, याद रखना, पीला अवक्षेप, और बाहर निकल जाए KNO3। ठीक है, तो यानी कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में जब हम मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया हम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 8 अब जो नंबर 8 पे दोनों अभिक्रियाओं में साथ में पढ़ा देता हूं। एक तो है उपचयन और दूसरी है अपचयन, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन का मतलब क्या होता है कि अब इन उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो ऑक्सीजन के नंबर 1 पे ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, और दूसरा हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर। अब ध्यान देना, अगर किसी पदार्थ में, कोई पदार्थ है हमारे पास, ध्यान सुनना, कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ में या तो ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, या तो ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, या फिर हम कह सकते हैं या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी, ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। दोनों में से कोई सा भी अगर एक काम हो रहा है, इसका मतलब वो उपचयन अभिक्रिया हो, यानी कि जब किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का उसमें से निष्कासन होता है, तो फिर वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार अपचयन किसे कहेंगे? अब ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, ऑक्सीजन का निष्कासन, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, हाइड्रोजन का योग। तो यानी अगर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसी, देखो दोनों एक साथ नहीं, या तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो या फिर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का योग हो, तो वो कहलाएगी हमारी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। अब उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो अभी समझ में तो आया होगा थोड़ा बहुत कि दोनों प्रकार से मैंने आपको एक साथ समझा दिया है कि अगर किसी पदार्थ में, कोई पदार्थ है और उसमें या तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग हो, या फिर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, निष्कासन हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हमने कहा उपचयन अभिक्रिया। क्या कहा? उपचयन अभिक्रिया का, उपचयन अभिक्रिया। अब जैसे बात करें ऑक्सीजन का योग, जैसे कार्बन है, अब इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया तो CO2 बना, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन योग किसमें हुआ, ऑक्सीजन का योग कार्बन में हुआ, तो हम यहां कह सकते हैं कि कार्बन का CO2 में क्या हुआ, उपचयन हुआ है भाई साहब, उपचयन हुआ है। ठीक है ना, कार्बन का CO2 में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। इसी प्रकार से Mg है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया तो क्या बनेगा, MgO बना। तो अब ऑक्सीजन का योग किसमें हुआ, मैग्नीशियम में, योग होने के बाद क्या बना, MgO बना, तो यहाँ मैग्नीशियम का MgO में क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीजन के आधार पर आपको समझ में आया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो निष्कासन है वो कैसे होगा। जैसे बात करते हैं, जैसे C2H5OH,
C2H5OH हमारे पास कोई पदार्थ है, कोई यौगिक है। अब यहां पर क्या होगा कि इसमें से ये बन रहा है CH3CHO और साथ में इसमें से H2 बाहर निकल गया। अब ध्यान समझना, यहां पर हाइड्रोजन 5 और 1 6 है इसके पास, यहां पर बात करें तो 3 और 1 4, यानी कि इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब हम कहेंगे, इसको हम कहते हैं एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। और ये हमारा एथेनेल। तो हम कह रहे हैं कि एथेनॉल में क्या हो गया? एथेनॉल का एथेनेल में क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। तो या तो ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन क्या हो? निष्कासन हो, तो फिर वो क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार अब हम अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, या फिर उसमें हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? योग। हाइड्रोजन का क्या होगा? या उसमें हाइड्रोजन का योग हो, तो वो कहलाएगी हमारी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे बात करें यानी ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। बात करते हैं जैसे कि AgO। जैसे बात कर लेते हैं KClO3। अब यहां पर KCl के पास ऑक्सीजन है, तो यहां पर बनेगा KCl+O2। तो आप देखेंगे यहां पर KCl के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर KCl के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। तो इसका मतलब KClO3 जो है वो KCl में क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के आधार में समझ लेते हैं हम। हाइड्रोजन के आधार जैसे N2+H2, तो ये बनेगा NH3। क्या बन गया? NH3। यानी नाइट्रोजन में अब हाइड्रोजन जुड़ा तो NH3 बना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो N2 है वो NH3 में क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। आई होप समझ में आ गई होगी कि यदि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या फिर हम कहें कि हाइड्रोजन का योग होता है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। कोई दिक्कत? ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई? किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान सुनना, जिसमें एक पदार्थ का तो उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ही समीकरण है, एक ही अभिक्रिया है और उसमें एक का तो उपचयन हो और दूसरे का अपचयन हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम, जैसे CuO+H2 यहां पर बन रहा है Cu+H2O। ध्यान से देखना समीकरण को, ध्यान से समीकरण को देखो। तो CuO+H2 रिएक्शन होगी Cu+H2। अब देखो यहां पर Cu के पास ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पर Cu के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकल गया है, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया है। इसका मतलब ये होगा कि CuO का Cu में क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का बाहर निकलने का मतलब अपचयन। इसी प्रकार यहाँ पर H2 है, इधर H2 के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होगा। तो अब इस अभिक्रिया में या इस समीकरण में दोनों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ में हो रही है, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ZnO+C अभिक्रिया होगी और बनेगा Zn+CO।
आप देखेंगे यहाँ पर Zn के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ZnO, Zn में क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। जबकि यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब कार्बन का CO में उपचयन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग होने का मतलब उपचयन, और ऑक्सीजन का निष्कासन का मतलब अपचयन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? बताओ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुकी है 10 अभिक्रिया। और इस चैप्टर में अब लास्ट में आती है, लास्ट में 2 चीज और बची, इसमें चैप्टर खत्म है। क्या है? एक तो है बेटा संसारण, लास्ट टॉपिक, जल्दी समझ लो। संसारण, संसारण, संसारण। अब संसारण किसे कहते हैं? संसारण किसे कहते हैं कि जब कोई धातु, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आदि क्या आती है? संपर्क में आती है। जब कोई धातु अपने आसपास स्थित वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संसारित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? संसारित होने लग जाती है, यानी खराब होने लग जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संसारण। उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संसारण कहेंगे। तो जब कोई धातु अपने आसपास स्थित वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित होने लग जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। और संसारण के बहुत सारे नुकसान हैं, लोहे पर जंग लग जाती है। ठीक है, तो यानी कि संसारण के कारण क्या क्या होता है, थोड़ा सा ये पढ़ लो कि संसारण के कारण जो चांदी है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संसारण के कारण चांदी पर कौन सी परत चढ़ती है, तो काले रंग की चढ़ जाती है। दूसरा, जो तांबा जो होता है, तांबे पर संसारण के कारण हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे पर संसारण के कारण हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और इसी प्रकार जो लोहा होता है, लोहे पर संसारण के कारण हरे रंग की, भूरे रंग की, है ना, भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। और इस बात का आप ध्यान रखना। तो संसारण किसे कहेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संसारित होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम संसारण कहते हैं। और इसके कारण चांदी पर काले रंग की, तांबे पर हरे रंग की और लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और दूसरा आता है अपने पास, अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, और वो है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता किसे कहेंगे भाई? क्या होता है विकृत गंधिता? तो जब तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जब तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, कहीं पर भी रख करके छोड़ दो, अचार जैसे हैं तो उसको कहीं पर भी रख के छोड़ दो, तो तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाएंगे तो उपचयित होने के कारण, क्या होने के कारण? उपचयित होने के कारण, यानी ऑक्सीजन से क्रिया होने के कारण, उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बदल जाती है। स्वाद व गंध जो होती है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। इसके लिए ही आप ध्यान रखना, जो क्या नाम से कुरकुरे की थैलियां या अन्य जो चीजें होती हैं उनमें पैकिंग करने के लिए थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है। तो हमारा ये चैप्टर जो पहला जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। किसी